मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास धनबाद में पुनः आपका स्वागत है। मैं इस क्लास में आज के वीडियो में आप देखिएगा कि एक 3 टॉपिक मैं उठाया हूं। ये तीनों टॉपिक आपके जो डीजीएमएस के जो एग्जाम होते हैं या 12 से 16 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाली है उसमें जो फर्स्ट क्लास मैनेजर की, सेकंड क्लास मैनेजर की, ओवरमैन की या माइनिंग सरदार की एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगी, जिसमें से पहला पॉइंट मैं उठाया हूं पीपीवी, दूसरा पॉइंट है पाउडर फैक्टर और तीसरा पॉइंट है कैपेबिलिटी इंडेक्स, जो कि विगत वर्ष के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्हीं पॉइंट को लेकर के, जिसमें से पहला पॉइंट है पीपीवी। पीपीवी क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। पिक पार्टिकल वेलोसिटी, इसका फुल फॉर्म है पिक पार्टिकल वेलोसिटी। जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड की ब्लास्टिंग हो या ओपन कास्ट के बेंच की ब्लास्टिंग हो, तो उस ब्लास्टिंग के दौरान वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और ये पत्थर के कण से कण, पार्टिकल टू पार्टिकल प्रोपगेट होते हुए आगे बढ़ता जाता है और बहुत दूर तक इसकी वाइब्रेशन चली जाती है। तो पार्टिकल से पार्टिकल के बीच में किस रेट से उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, वही पिक पार्टिकल वेलोसिटी कहलाता है। यहां पर जो डीजीएमएस है वो सर्कुलर में डीजीएमएस जो है डीजीएमएस जो है एक परमिसिबल लिमिट ऑफ पीपीवी का परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है। वो कितना है दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, 5.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर पिक पार्टिकल वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है दोस्तों। अर्थात जो आसपास के ब्लास्टिंग के आसपास के एरिया में जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बिल्डिंग्स रहते हैं, उन पर इफेक्ट न पड़े, इसके लिए डीजीएमएस ने परमिसिबल लिमिट निर्धारित किया है 5.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरह से पक्के स्ट्रक्चर, कच्चे स्ट्रक्चर, अर्थात कच्चे स्ट्रक्चर यानी कि ईंटे से बनी हुई है लेकिन उसमें मिट्टी का प्रयोग करते हुए बिल्डिंग घर बनाया गया है, तो वो कच्चा स्ट्रक्चर कहलाता है दोस्तों। उसके लिए एक डीजीएमएस अलग से टेबल तैयार करके सर्कुलर में दिया हुआ है दोस्तों। उसको टेबल के रूप में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझ सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, जो पीपीवी है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है इस टेबल में। परमिसिबल पिक पार्टिकल वेलोसिटी टेबल का नाम है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है और दिया हुआ है पीपीवी इन मिलीमीटर पर सेकेंड एट ए फाउंडेशन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एट द फ्रीक्वेंसी। ये 3 फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं दोस्तों, 8 हर्ट्ज से कम, 8 से 25 हर्ट्ज, तीसरे कॉलम में 25 हर्ट्ज से अधिक। इन फ्रीक्वेंसी पर जो स्ट्रक्चर है यानी बिल्डिंग है उसके फाउंडेशन लेवल पर मिलीमीटर पर सेकेंड में पीपीवी का दिया हुआ है क्या, परमिसिबल लिमिट। अब यहाँ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आप देखिएगा दोस्तों, तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें पहले कॉलम में लिखता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि माइन ऑनर के अंतर्गत नहीं आता है। उसमें से पहला जो है डोमेस्टिक हाउस स्ट्रक्चर है जो कच्चा है, ब्रिक और सीमेंट से बना हुआ है। इसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज से कम रहती है तो पिक पार्टिकल वेलोसिटी की परमिसिबल लिमिट
5 मिलीमीटर पर सेकंड है। उसी तरह से दूसरे कॉलम में जो 8 से 25 है, 8 से 25 हर्ट्ज के बीच में अगर रहती है फ्रीक्वेंसी तो वो है 10 मिलीमीटर पर सेकंड, और फिर 25 हर्ट्ज से अधिक है तो उसकी पीक पार्टिकल वेलोसिटी की परमिसिबल लिमिट 15 मिलीमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। आप ये देखिएगा कि जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, औद्योगिक बिल्डिंग है जो आरसीसी से बनी हुई है, ऐसा बिल्डिंग की जो परमिसिबल लिमिट है 10, 25, 25 है। उसी तरह से जो आपका ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर रहते हैं, उनके तीनों कॉलम में क्रमशः 2, 5 और 10 दिए हुए हैं दोस्तों। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गए जो कि माइन ऑनर के अंतर्गत जब नहीं आते उनके लिए है। लेकिन बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ऑनर्स विथ लिमिट स्पेन ऑफ टू लाइफ, ऐसा स्ट्रक्चर जो माइन ऑनर के अंदर है, अंतर्गत आते हैं, जिसकी लाइफ लिमिटेड रहती है, उसके लिए यहां पे दिया गया है दोस्तों। 1 नंबर में डोमेस्टिक हाउसेस, स्ट्रक्चर कच्चे ब्रिक्स और सीमेंट्स के बने होते हैं, उसके 5 हर्ट्ज से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो 10 मिलीमीटर पर सेकंड से पीपीवी अधिक नहीं होगी। उसी तरह से अगर 5 से 25 के बीच में है फ्रीक्वेंसी तो वो 15 मिलीमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी, और 25 फ्रीक्वेंसी से अधिक है, 25 हर्ट्ज से अधिक है तो आपका 25 मिलीमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। आरसीसी जो रहती है स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, उनके लिए 15, 25, 50 है दोस्तों। तो ये हो गई पिक पार्टिकल वेलोसिटी की परमिसिबल लिमिट, जो कि डीजीएमएस के सर्कुलर में आपको मेंशन किया है दोस्तों। ये जो पिक पार्टिकल वेलोसिटी है, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स, ओवरमैन के स्टूडेंट्स, इनकी परमिसिबल लिमिट को आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। आपके खदान में ओपन कास्ट है या अंडरग्राउंड है, ये पिक पार्टिकल वेलोसिटी अधिक ना हो, इसके अंदर ही रहे, इसके लिए आप क्या सावधानी अपनाते हैं ब्लास्टिंग के दौरान? तो ब्लास्टिंग का पैटर्न सही तरीके से बनाते हैं, प्रॉपर मैनर में बनाते हैं, डिले फायरिंग का यूज करते हैं। आप पर डिले या पर होल बारूद की मात्रा को ऑप्टिमाइज रखते हैं, यानी कि ऑप्टिमाइज यानी कि न बहुत अधिक न बहुत कम रखते हैं। इस तरह से जो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिसको फॉलो करके हम पीपीवी को परमिसिबल लिमिट के अंतर्गत रख सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पीपीवी इक्वल्स टू सिग्मा, एक जो साइन है सिग्मा का साइन है सिग्मा टी इंटू वीपी बटे ई। में प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि ये सिग्मा टी क्या है, एक टर्म सिग्मा टी क्या है। तो सिग्मा टी यहां पर जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ है दोस्तों। इसी तरह से जो पीपीवी की फॉर्मूला है, और भी सारे साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग पीपीवी की फॉर्मूला दिए हुए हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला मैं और आपको बता देता हूं। वो फॉर्मूला है रूट ओवर क्यू बटे में रूट ओवर क्यू, इसके ऊपर में रहता है डी, रूट ओवर क्यू बटे में डी। ये क्या चीज है? ये जो है आपका यहां पर एक पावर में ई रहता है और यहां के रहती है, वेयर यहां पे टर्म्स जो आए हुए हैं उनको समझना है दोस्तों। डी जो है स्केल डिस्टेंस कहलाता है, स्केल डिस्टेंस जो कि 22.27 मीटर पर सेकेंड, 22.27 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसके अंतर्गत ही रहती है। क्यू जो है टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी, और के एंड ई जो है
वो कांस्टेंट फैक्टर है जो कि यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो अपने को निकालना पड़ता है रिग्रेशन एनालिसिस के बाद। रिग्रेशन एनालिसिस डिटरमाइंड आफ्टर रिग्रेशन एनालिसिस तो ये फॉर्मूला हुई दोस्तों, इसमें से आपको कोई भी वैल्यू पूछ सकता है और 3 वैल्यू दे करके चौथे वैल्यू को पूछ सकता है, या जो टर्म्स हैं उनमें से कोई भी टर्म्स की जैसे यहां पे पूछा है वैसे आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो ये हो गई पीपीवी, पिक पार्टिकल वेलोसिटी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको पिक लेना है तो पिक ले सकते हैं, क्लिक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो सभी डीजीएमएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब पाउडर फैक्टर क्या है इसका हम लोग जिक्र करते हैं। पाउडर फैक्टर ओपन कास्ट माइन में जब ब्लास्टिंग करते हैं या फिर अंडरग्राउंड माइन में जब ब्लास्टिंग करते हैं तो 1 केजी एक्सप्लोसिव के यूज होने से जितना क्यूबिक मीटर ओबी निकलता है या जितना टन कोयला निकलता है उसी रेशियो को बोलते हैं पाउडर फैक्टर। यानी कि कोल और ओबी प्रोड्यूस इन पर केजी एक्सप्लोसिव। फॉर्मूले के रूप में पीएफ इसको बोल दिया जाए तो पीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो कोल कर लेते हैं पहले, टोटल कोल प्रोड्यूस इन टन पर ब्लास्ट और टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन सेम ब्लास्ट इन केजी। अब यहां पर टोटल कोल कैसे निकलो दोस्तों, अगर यहां पर आपको अंडरग्राउंड का एक गैलरी है, अंडरग्राउंड का गैलरी एक बनाते हैं दोस्तों जिसका फेस आपको दिखाई देगा, ये है फेस। इस फेस में इसको हम लोग विड्थ बोलते हैं, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, और जो गहराई यानी कि जो पुल होता है दोस्तों उसको हम लोग ये बोलते हैं। तो गहराई अगर 1 मीटर या 1.2 मीटर आ रही है, गहराई 1.2 मीटर ब्लास्टिंग के बाद आ रही है, तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाती है वो क्या हो जाती है, पीएफ बराबर इसका वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी को हम जनरली डेल से डिनोट करते हैं बटे में केजी ऑफ एक्सप्लोसिव, केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। अब यहां पर हम लोग इसकी अगर वैल्यू रख दें, किसकी वैल्यू, डब्ल्यू की, अगर इसको आप 4 मीटर ले लेते हैं, इसको 3 मीटर ले लेते हैं, ये गहराई जो है 1.2 मीटर है, तो ये जो वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 3 इंटू डेप्थ हो गई 1.2 इंटू जो डेंसिटी होती है, ये जो रूफ रॉक डेंसिटी होती है, डेल जो है आपका क्या है, यहां पे डेल जो है लिख देना होगा, डेंसिटी ऑफ कोल, अगर कोल लेते हैं तो जिसको हम लोग 1.3, 1.4 या 1.5 कैलकुलेशन पर्पज से हम लोग 1.5 ले लेते हैं, तो यहां पर 1.5 ले लिए तो केजी, अगर आपको 7 केजी यूज हो रहा है, कैसे निकालते हैं अपना बारूद की टोटल मात्रा, हम लोग जो
होल है उसमें टोटल जो यूज किए हुए रहते हैं बारूद सॉलिड ब्लास्टिंग में अंडरग्राउंड के केस में, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि बॉटम रो और मिडिल रो टॉप रो के लिए अलग अलग क्वांटिटी निर्धारित की गई है। वैसे हमारे डीजीएमएस के सर्कुलर में ये कहा है कि डिग्री फर्स्ट गैसीय माइंस में 1000 ग्राम से अधिक किसी भी होल में बारूद चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज कहती है कि डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय माइंस है तो उसमें 565 ग्राम से अधिक बारूद किसी भी होल में चार्ज नहीं किया जाएगा। इन दोनों शर्तों के आधार पर हम लोग बॉटम रो में 600 ग्राम की कार्ट्रिज डालते हुए, टॉप और मिडिल रो में 400 ग्राम की कार्ट्रिज डालते हुए टोटल कार्ट्रिज की संख्या अगर 15 होल लगाए हुए हैं तो निकालते हैं और वो हम लोग उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर इसको गुणा करते हैं दोस्तों, 4 तिया 12, 12 डेढ़े होता है 18, 18 में जब 12 का गुणा करेंगे, 18 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 के 6, 9, 12 एकम 12 और 9 21, 12 9 21 हो गई। 21.6 आ रहा है, 21.6 आ रहा है, जिसको 7 से अगर डिवाइड करें तो आप निकाल सकते हैं एवरेज में 7 तिया 21, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या चीज? पाउडर फैक्टर टन पर केजी के रूप में। तो यहां पर हम लोग पाउडर फैक्टर कैसे निकलती है वो हम लोग देख लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहती है, ये टर्म आपको याद रखना हो दोस्तों। विड्थ ऑफ गैलरी है, हाइट ऑफ गैलरी है, डेप्थ है, डेप्थ ऑफ होल है, या फिर जो है पूल है, ये रूफ रॉक सॉरी डेंसिटी ऑफ पोल है, और बाकी केजी ऑफ एक्सप्लोसिव समझ रहे हैं। एक मैं आपको इसके साथ प्रश्न दे देता हूं दोस्तों, ये ओपन कास्ट माइन का बेंच है जिसकी लेंथ है 500 मीटर और विड्थ है 100 मीटर, 50 मीटर ले लीजिए, 50 मीटर, और गहराई है, डेप्थ है 30 मीटर। अब ये ओपन कास्ट का बेंच है, ओसीएम बेंच है, इसको आप ब्लास्ट कर रहे हैं। आपको मैं स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ रॉक दे देता हूं, वो है 2.5, जैसे यहां कोयले का दिया था 1.5, वैसे मैं पत्थर का दे रहा हूं 2.5। और अब आप इसका क्यूबिक मीटर पर केजी में पाउडर फैक्टर निकालने का ये आपका प्रश्न है दोस्तों। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग पाउडर फैक्टर समझ गए हैं, यानी कि 1 केजी एक्सप्लोसिव के यूज में कितना टन कोयला निकलता है। अब ये जो पाउडर फैक्टर है वो ओपन कास्ट माइंस और अंडरग्राउंड माइंस दोनों के लिए निकाली जाती है दोस्तों। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, कैपेबिलिटी इंडेक्स। मिटा दे दोस्तों, आपको क्लिक करना होगा या पिक लेना होगा, ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कैपेबिलिटी इंडेक्स पे। कैपेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक से प्रश्न जो रूफ कंट्रोल करने की जो बात आती है वो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसका? कैपेबिलिटी इंडेक्स का। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कैपेबिलिटी इंडेक्स, कैपेबिलिटी इंडेक्स। ये जो केपेबल शब्द है, केपेबल शब्द से आप संभवतः परिचित होंगे। गोफ का रूफ रॉक कब केपेबल हो रहा है, यानी कि रूफ रॉक का नेचर पता करते हैं कि रूफ केपेबल है या नहीं, या किस स्तर का है। रूफ रॉक का नेचर पता करते हैं किससे? कैपेबिलिटी इंडेक्स से। कैपेबिलिटी इंडेक्स को अगर आप कह दें CI या I जनरली कहते हैं, तो इसकी एक फॉर्मूला दी है दोस्तों। इस फॉर्मूला क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंटू
थिकनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेड की पावर में 0.5 इंटू में एवरेज लेंथ ऑफ कोर, जो हम लोग बोर होल करते हैं, होल करके जो कोर निकालते हैं उसका जो एवरेज लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज लेंथ ऑफ कोर। और इसके पावर में हम लोग n देते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से 1.2 के बीच में होती है, जो डिपेंड करती है RQD के वैल्यू पर, और इसके बटे में 5 दे देते हैं। ये जो फॉर्मूला है सिम्फर द्वारा दिया गया है, जो कि कई एनालिसिस, कई प्रैक्टिकल के बाद जो है ये फॉर्मूला निकाल के दे देते हैं। इसमें जो आने वाली टर्मिनोलॉजी है इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वेयर हम लोग यहां पर पहला टर्म है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहां पे T जो है थिकनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेड। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो लेते हैं हम लोग kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, थिकनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेड इन सेंटीमीटर लेते हैं। यहां L जो है एवरेज कोर लेंथ लेते हैं इन सेंटीमीटर, और N जो है इसकी वैल्यू 1 to 1.2 के बीच होती है, डिपेंड अपॉन RQD। यहां पर RQD की चर्चा मैं पिछले वीडियो जो होगी उसमें आप देखिएगा, जो RMR वाली क्लास थी उसमें मैं चर्चा कर चुका हूं। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, और इस फॉर्मूला के टर्म्स जो है ये हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो इसकी वैल्यू है जो DGMS तैयार करके रखी है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। कैसे हम लोग पता करेंगे कि रूफ रॉक केवेबल है या फिर केवेबल नहीं है? इसके लिए दिया हुआ वैल्यू, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें केपेबिलिटी इंडेक्स CI की वैल्यू दी हुई है, और दूसरे कॉलम में नेचर ऑफ रूफ रॉक। अगर इसकी वैल्यू केपेबिलिटी इंडेक्स की 2000 से कम है तो ये जो नेचर होगी वो इजीली केवेबल होगी, यानी आसानी से वो गिर जाएगी। दूसरा है 2000 से 5000 के बीच में अगर केपेबिलिटी इंडेक्स आती है तो ये मॉडरेटली केवेबल होगी, और अगर 5000 से अधिक है डिफिकल्ट केपेबल होगी। अब यहां पर ये टेबल आपको याद रखना है, और इस पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में 12 से 16 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाली है दोस्तों वो श्योर है निकलेगी। यहां पर ध्यान रखिएगा RQD क्या है? RQD रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन है, जिसकी फॉर्मूला RQD बराबर जो होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस LN बटे में L होता है। यहाँ पर L1 क्या है? कोर की लेंथ है जो निकलती है, जो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं रहती है, उसको अधिक ही लेकर के चलते हैं। L2 L3 इस तरह से जितने कोर निकले रहते हैं बोर होल करने के बाद उनके सभी कोर के लेंथ को सम करते हैं, और टोटल जो बोर होल का लेंथ होता है उससे डिवाइड करते हैं, और 100 के साथ परसेंटेज में RQD की वैल्यू निकालते हैं, और उससे पता करते हैं कि रूफ रॉक का नेचर क्या है, कैसा है, और उसकी वैल्यू को हम लोग ये केपेबिलिटी इंडेक्स निकालने में भी N के तौर पर करते हैं दोस्तों। तो ये हो गई केपेबिलिटी इंडेक्स दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चन थी उसके आगे
किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर या क्वेश्चन को लेकर आगे वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। ये वीडियो पसंद आने पर, समझ आने पर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिए दोस्तों, और अपने डाउट को दूर कीजिए। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब करना का रहता है दोस्तों, वो सब्सक्राइब करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फायदा पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्त।